तो भाई पढ़ा मैं कम रहा हूँ, ब्लॉगिंग का मजा ज़्यादा ले रहा हूँ और आपको भी ब्लॉगिंग का मजा दे रहा हूँ, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ ब्लॉगिंग। यानी कि देखो भाई, ये है आपका गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों, अगला जो एग्रीकल्चर में पढ़ाऊंगा वो भी आपको एग्रीकल्चर लैंड पे ही आके पढ़ाऊंगा। पूरी कोशिश है, देखो समय लगता है और पहली वीडियो है ऐसी, मैं भी थोड़ा सा जो है नर्वस हो रहा हूँ और चीज़ें मिस्टेक हो रही हैं, उसके लिए माफ कर देना, गलती हो तो क्षमा कर देना। तो ब्लॉगिंग के साथ साथ आपको एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और ऐसी कोशिश करूंगा आगे की वीडियोज आपको ऐसे ही मिलती रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि संसाधनों की बहुत कमी थी, यानी कि लैक ऑफ मींस लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो मैं सूरज मालाकार मास्टरमाइंड बाबा चैनल पर आपको आज जो इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसका मैं आपको एक टॉपिक करा रहा हूं जिसका नाम है आपका स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि भारतीय कृषि की स्थिति, या इसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के समय, यानी कि जब ब्रिटिशर से हम लोग आज़ाद हुए, कौन आज़ाद हुए? हम लोग, यानी कि भारतीय। तो इंडियन एग्रीकल्चर की जो अवस्था थी वो कैसी थी, उसको समझने के लिए आपको हम एग्रीकल्चर लैंड में लेकर आए। तो आपको अच्छा लग रहा होगा यहाँ का एनवायरनमेंट और बैकग्राउंड, तो असम है ही है दोस्तों। यही है हमारा भारतीय एग्रीकल्चर, वो पहले जो था और आज जो है उसमें काफ़ी फ़र्क है। ग्रीन ग्रीन एनवायरनमेंट, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर की जो स्थिति थी उस समय वो कैसी थी। उस समय कहा जाता है कि हमारी भारतीय एग्रीकल्चर जो थी उन लोगों की वजह से, यानी कि ब्रिटिशर्स की वजह से, उन लोगों के सिस्टम की वजह से, उन लोगों के व्यवस्था की वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर था, इंडियन एग्रीकल्चर था, वो स्टैग्नेशन की ओर चला गया था। यानी कि स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर कर दिया था। स्टैग्नेंट का मतलब आप समझिए स्थिर, यानी कि ना ही वो अप जा रही है ना ही डाउन जा रही है, स्टैग्नेशन की ओर जा रही थी। दूसरा कहा जाता है बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस का मतलब होता है जहाँ हम पिछड़ते हुए जा रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं, अदर कंट्रीज आगे निकल रहे हैं और हम लोग पीछे रह रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस। देखो, स्टैग्नेशन है यानी कि स्थिरता, जहां हम बढ़ नहीं रहे, और बैकवर्डनेस है क्योंकि बाहर की कंट्रीज और कंट्रीज आगे निकल रहे हैं और हमने कुछ इंप्रूवमेंट किया ही नहीं। तो टोटली कहा जाता है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय एग्रीकल्चर, यानी कि जो भारतीय कृषि थी वो कैसी थी? स्टैग्नेंट थी, स्टैग्नेशन की ओर जा रही थी, ये वर्ड आपको मिलेगा। और दूसरा क्या था? स्टैग्नेशन के बाद बैकवर्डनेस की ओर जा रही थी। नॉलेज के लिए आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं तो 72% ऑफ द पॉपुलेशन, भारत की जो 72% पॉपुलेशन थी, वो इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि एग्रेरियन व्यवस्था, यानी कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी थी। तो आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस कितनी रही होगी उस समय। 72%, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरली जो हमारे पास जो बेसिक सोर्स था, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, लोगों का लाइवलीहुड का जो सोर्स था दोस्तों, वो क्या था? एग्रीकल्चर था। तो 72% अप्रोक्स जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड थी। तो अब हम पढ़ते हैं मेन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, वो है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखो, फीचर्स नाम दिया है, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की विशेषताएं, नाम दिया है टॉपिक का। लेकिन आपको मैं सच बताऊं तो टोटली बुराइयां करनी है कि उस समय अंग्रेजों के कारण जो है टोटली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, एग्रीकल्चर क्षेत्र जो है, कृषि क्षेत्र, वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। यानी कि उन्होंने बेकार कर दिया था। भाई अभी हमने पढ़ाई था स्टैग्नेशन और बैकवर्डनेस। स्टैग्नेशन ही मत बोलिएगा दोस्तों, डीप स्टैग्नेशन बोलिएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह लो स्थिर हो गई थी, है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर की। तो फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला फीचर आपको बताया जाता है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि बताया जाता है आपको कि बहुत ही कम उत्पादन भी था और उत्पादकता भी निम्न थी। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब दोस्तों, मैंने कहा कि जैसे अगर मतलब कि लो प्रोडक्शन का मतलब है कि जैसे अगर 10 यूनिट बननी चाहिए तो केवल हमारे पास 2 ही यूनिट यहाँ से निकल के आ रही है, उसे कहते हैं लो प्रोडक्शन। एंड लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पर हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड जो होता है, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड जो प्रोडक्शन है वो कम है। पर हेक्टेयर ऑफ लैंड का मतलब होता है कि एक उपजाऊ भूमि पर हेक्टेयर लैंड पे मापा जाता है। जो प्रोडक्टिविटी मेजर की जाती है ना, वो पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे मेजर की जाती है। यानी कि अगर आपके पास पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब कि 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर जो है, अगर किसी देश के अंदर मान लीजिए कि 10 क्विंटल होता है तो हमारे यहाँ 1 क्विंटल हो रहा है, 2 क्विंटल हो रहा है, 3 क्विंटल हो, इसको पर हेक्टेयर ऑफ लैंड कहा जाता है। ये सब ऐसा क्यों था? यानी कि लो प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्शन ऐसा क्यों था भाई हमारे पास? कहा जाता है कि संसाधनों की बहुत कमी थी, यानी कि लैक ऑफ मीन्स लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो सीधा सीधा मैं कहूँगा कि लैक ऑफ मीन्स की बात की जाती है। लैक ऑफ मीन्स का मतलब दोस्तों होता है संसाधनों की कमी। दूसरा था लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर द टिलर्स ऑफ द सोइल,
यानी कि जो कृषि कर रहे हैं एक्चुअल में, जो वो फार्मर्स जो मिट्टी में काम कर रहे हैं, टिलर्स, यहाँ पर टिलर्स का मतलब किराएदार, यानी कि मतलब कह सकते हो आप कृषि जो कर रहा है एक्चुअल में, जो फार्मर है एक्चुअल में, जो वर्क कर रहा है इस लैंड के ऊपर, जो काम करता है, वो टिलर्स होता है। तो जो टिलर्स ऑफ द सोइल है उनके लिए इंसेंटिव्स की व्यवस्था नहीं थी। अब इंसेंटिव्स का मतलब क्या है, उनको इतना नहीं मिल पाता था जितना एग्रीकल्चर से मिल जाना चाहिए उनको, यानी कि जीवन यापन करना भी मुश्किल हो जाता था। लाइवलीहुड का सोर्स था ये मेन उस समय, लेकिन वहाँ पर लाइवलीहुड के लिए भी उनको नहीं मिल पाता था, जीवन यापन भी इससे नहीं हो पाता था। इसलिए कहा जाता है कि लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, और उसके रीजन ये थे यहाँ पर। सही है। अब चलते हैं दूसरे यहाँ पर फीचर की ओर। दूसरा फीचर कहूँगा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके अलग से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई भी आपसे पूछ लेगा, जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, उन्होंने एक ऐसा लैंड सेटलमेंट सिस्टम बनाया था दोस्तों जो ट्रायंगुलर शेप में था। यानी कि क्या किया था उन्होंने, इस पूरे देश के लोगों को, जहाँ पर एग्रीकल्चर पार्ट में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या किया था कि एक साइड गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा ऑनर्स ऑफ द सोइल, कुछ लोगों को ऑनर्स बना दिया, समझ आ गया, जमींदार बना दिए, क्लियर है जी, ये जमीन के मालिक है, क्लियर है। और तीसरे हो गए वो टिलर्स ऑफ द सोइल, यानी कि फार्मर्स, क्लियर है। ये ट्राइंगुलर एक सिस्टम बनाया था जिसको लैंड सेटलमेंट सिस्टम, और बहुत ही बेकार भद्दा यहाँ पर जो है कहूँगा मैं सेटलमेंट सिस्टम बनाया, जिसको जमींदारी सिस्टम के नाम से जाना गया था। क्या जाना गया, जमींदारी सिस्टम के नाम से जाना गया था। यानी कि इसको जो है, इस व्यवस्था के अंदर तीन लोग थे, सरकार थी, जमींदार ऑनर्स ऑफ द सोइल, और ये थे हमारे टिलर्स ऑफ द सोइल। सबसे खास बात बताऊं कि इसके अंदर सबसे जो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था वो किसका हो रहा था, टिलर्स ऑफ द सोइल, जो फार्मर्स थे उनका हो रहा था। अब कैसे हो रहा था मैं आपको वो भी बताता हूँ। और ऑनर्स ऑफ द सोइल, जो जमींदार थे वो कौन थे, वो भी इंडियंस थे। टिलर्स ऑफ द सोइल, वो भी इंडियंस थे। अब बाहर का कौन था भैया, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले बाहर के थे। फिर भी यहाँ पर जो है वो सेटलमेंट सिस्टम में सबको अपना अपना फ़ायदा नज़र आता है ना। तो ज़मींदारी सिस्टम के अंदर था क्या, लैंड सेटलमेंट सिस्टम की व्यवस्था गड़बड़ क्यों थी, जिसको हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको ठीक किया गया, बहुत ही ज़्यादा उस पर कार्यवाही की गई। तो वहाँ पर सेटलमेंट में कर क्या रखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ लोगों के हाथ में ज़मीनें दे दी, बोला भाई ये ऑनर्स है। भाई मुख्य जो लोग उस समय रहे होंगे, बड़े बड़े लोग रहे होंगे, अच्छी अप्रोचेज रहे होंगे, उनको भाई ज़मींदार घोषित कर दिया, ये भाई ज़मींदार हैं, सारे लैंड इनका है भाई, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फिक्स अमाउंट चार्ज कर लिया उन ज़मींदार से, यानी कि उन ऑनर से फिक्स अमाउंट एक चार्ज कर लिया कि भाई आप इस लैंड का जो है रेंट, एज ए रेंट आप मुझे इतना दे दो, और उसके बाद इससे आप जितना भी रेवेन्यू अर्न कर सको करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि देखो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी के भी टिलर्स के, यानी कि फार्मर्स की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बस उन्होंने देखा कि हमें इतना फिक्स एक रेवेन्यू मिल जाए, और उसके बाद जो ज़मींदार है, यहीं का जो ऑनर जिसे हमने बनाया है, वो इससे कृषि करवाएगा, किससे, टिलर्स से, जिनके पास ज़मीनें नहीं है, वो लोग काम करते थे, और उनको बहुत ही छोटा, यानी कि कुछ परसेंटेज कह लो, 5%, 10%, 20%, मैक्सिमम इतना दिया जाता था, जिससे उनका गुजर बसर भी प्रॉपरली नहीं हो पाता था। ये था हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसे ज़मींदारी सिस्टम कहा गया। इसके ऊपर कोई रोक नहीं थी, यानी कि जो हमारा ज़मींदार है ना, जो ज़मींदार है हमारा, वो 30% भी दे सकता है उसको, 20%, 10%, 5%, 2%, या हो सकता है सिर्फ सुबह शाम के खाने लायक ही उसको मिले, इतना भी दे सकता है। यानी कि इसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, यानी कि प्रॉपर बेकार व्यवस्था थी। तो ये एक फीचर था हमारे उस समय के एग्रीकल्चर का। कौन से एग्रीकल्चर का, जो हमारा एग्रीकल्चर वहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में ये सेटलमेंट सिस्टम था। बात समझ में। चलते हैं तीसरा फीचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहा जाता है फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स कमर्शलाइजेशन क्या होता है भाई, ज़बरदस्ती जो है कमर्शियल क्रॉप्स का, कैश क्रॉप्स का एग्रीकल्चर कराते थे। देखो कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब क्या है, देखो हमारा जो हमारा इंडिया है ना, वो पहले से कैसा एग्रीकल्चर करता था। जाहिर सी बात है भाई, खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ जो है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर किया जाता था, हर चीज़ था। लेकिन उन्होंने हम लोगों को कहाँ शिफ्ट कर दिया, हमारे पास फूड ग्रेन्स से उन्होंने शिफ्ट कर दिया इसको, कहाँ पर, कैश क्रॉप्स के लिए। कैश क्रॉप्स का मतलब है कमर्शियल क्रॉप्स के लिए, यानी कि उन्होंने खासकर अपने ब्रिटिश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, उसमें हेल्प के लिए। अब वहाँ पर खासकर जो कपड़ों का जो काम है वहाँ पर मेनली, उसके लिए जो ज़रूरत पड़ती है
ब्रिटिश में जो कपड़ा उद्योग है ना, वहाँ पर रंगाई और इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पर ना जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, खासकर जैसे इंडिगो की कृषि करने के लिए फ़ोर्स किया जाता। यहाँ एडवांस पेमेंट कर दिया जाता था टिलर्स को, ताकि जो है ना वो जो है वो ऐसी एग्रीकल्चर को करने के लिए एग्री हो जाए। अब उसका नुकसान क्या होता था, जब हम इंडिगो की कृषि करते हैं तो इंडिगो को करने से हमारे पास फूड ग्रेन्स की तो कमी हो जाएगी ना। उसके लिए वो जो पैसा था उनके पास, वो मनी की व्यवस्था, वो क्रेडिट्स यानी कि इंडेप्टनेस की ओर चले जाते थे, यानी कि ऋण कर्जदार होते जाते थे, कर्जा लेना पड़ता था उनको। और यहाँ पर जो लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो उत्पादकता है, जैसे हम फर्टिलिटी बोले तो मतलब कि उत्पादन जो क्षमता है वो घट जाती थी इंडिगो की कृषि करने के बाद। तो इंडिगो को नील की कृषि करने का जो मेन मोटो था उनका, अपने जो ब्रिटिश में जो ब्रिटिशर जो थे उनके पास जो इंडस्ट्रीज़ थी उसके लिए ये चीज़ें चाहिए थी। तो हमको सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कहाँ मूव कर दिया गया भैया, कैश क्रॉप्स की ओर मूव कर दिया गया। हमको जो है फूड ग्रेन से कहाँ पर मूव कर रहे थे वो लोग, ज़्यादा पेमेंट दे देकर, लोगों को लालच देकर कहाँ मूव कर रहे थे हम लोगों को, ताकि हम उनके लिए नील की, इंडिगो की कृषि करें, और जिसने हमारी व्यवस्था को, हमारी सिस्टम को और ख़राब कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर यानी कि फोर्थ फीचर की ओर। कहा जाता है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता ना, उसके लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे थे। कौन किसको उठाना चाहिए था भाई? ब्रिटिशर्स अमीर थे, ऑनर्स ऑफ द सोइल जो है वो मतलब कि अमीर थे। टिलर्स ऑफ द सोइल तो बेचारा, वो तो जीवन यापन ही बड़ा मुश्किल से हो रहा है, तो वो कहाँ से? लेकिन इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, या जो खेती है, जो खेती चल रही है, जो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, उसको अच्छा करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जाता था उनके द्वारा, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती थी। खासकर अगर बोले तो हमारे पास वही प्रॉपर जो परमानेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन था ना, यानी कि सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था थी ही नहीं। टोटली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, है ना? वर्षा होगी और फिर हमारे यहाँ अच्छी कृषि होगी। तुम्हें पता है, वर्षा ज़्यादा आ गई तो बाढ़ आ गया, वर्षा कम हुई तो भी दिक्कत है, वर्षा नहीं हुई तो तब तो दिक्कत थी, तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं पाता। तो हमारे पास परमानेंट मीन सोर्स ऑफ जो इरीगेशन था, वो सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था थी ही नहीं हमारे पास, ये भी समस्या थी हमारे पास। गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सोइल एंड टिलर्स ऑफ द सोइल। कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा बड़ी खाई बन गई थी। किन के बीच में सर? ऑनर्स ऑफ द सोइल एंड टिलर्स ऑफ द सोइल। जो ज़मींदार थे, जो मालिक थे ना, जो ज़मीन के मालिक थे, और जो हमारे टिलर्स थे, जो एक्चुअल फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। और इसका देन कौन था भैया? किसने करवाया था ये सब? अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने करवाया था। तो ब्रिटिशर्स की वजह से उनके बीच में ना आपस में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई थी। आप सोच सकते हो, जब इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ती हैं तो फिर उसमें दोनों मिलकर अगर काम नहीं करेंगे, जिसका एग्रीकल्चर लैंड है और जो कृषि कर रहा है उसके ऊपर उसको कोई अच्छा मतलब इंसेंटिव नहीं मिलेगा, अच्छा उसको वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? वो लोग मिलकर कृषि नहीं कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट फीचर की ओर अगर हम चलें तो कहा जाता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। भैया स्मॉल तो पता है ना, छोटे छोटे जो खेत है उनसे आउटपुट ज़्यादा मिलता नहीं था, छोटे छोटे होल्डिंग्स मिले थे लोगों को। और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स से, फ्रेगमेंटेड का मतलब है एक हिस्सा यहाँ तो दूसरा हिस्सा 4 किलोमीटर बाद, तीसरा हिस्सा 10 किलोमीटर बाद, ये फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स होती है, यानी कि टुकड़ों में ज़मीनें बटी हुई। तो ऐसा भी था, तो इसके कारण भी हमारे यहाँ व्यवस्था सही एग्रीकल्चर की नहीं हो पाती। तो नेक्स्ट फीचर कहा जाता है सब्सिस्टेंस आउटलुक। सब्सिस्टेंस आउटलुक का मतलब होता है जीवन यापन के लिए कृषि, यानी कि हमारे यहाँ जो कृषि की जा रही थी मुख्यतः किस पर्पज़ के लिए की जा रही थी? यानी कि सेल्फ कंजप्शन के लिए। सेल्फ कंजप्शन से कुछ एक्सेस बचा, थोड़ा बहुत एक्सेस बचता तो उसको मार्केट में सोल्ड किया जाता है, यानी कि मार्केट में बेचा जाता था। अब उस मार्केट में थोड़ा सा बेचने का मतलब भी आप समझ गए कि जो सब्सिस्टेंस आउटलुक था ना, यानी कि कमर्शलाइजेशन तो था ही नहीं। लोगों ने हमारे यहाँ कमर्शलाइजेशन सीखा ही नहीं था, कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर होता ही नहीं था, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकती थी। तो ये भी एक फैक्ट है कि सब्सिस्टेंस ऑफ फार्मिंग जो हम लोगों ने की थी वो भी एक समस्या थी, और वही एक फीचर बताया जाता है कि उस समय ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर था। तो इस तरीके से टोटली अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर छोटे छोटे जो पार्ट्स हमने बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स आपका क्या होता है, ये सारी बातें, ये छोटी छोटी चीज़ें जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही हमने आपको ये बताया कि एग्रीकल्चर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे भारतीय कृषि की अवस्था क्या थी, है ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको नॉलेज भी मिली होगी, और आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो गए होंगे, और आप अच्छे जवाब भी किसी को दे सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको अपने दोस्तों को, अपने
क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये एग्रीकल्चर जो हमने स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस उसको आसानी से समझ आ सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। एग्रीकल्चर लैंड जो है इस पे तोरी की खेती हो रखी है, यानी कि जो यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन है, जो क्रॉप्स हैं यहाँ पर बच्चों वो है तोरी, जिसे आप अलग अलग भाई अलग अलग स्टेट्स में आप अलग अलग लैंग्वेज में जानते हो। छोटे ये फूल होते हैं यहाँ पर, और कहा जाता है कि अप्रैल के महीने से इसकी कृषि चालू हो जाती है, यानी कि अप्रैल का महीना आपसे हिंदी में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अप्रैल के महीने में कहा जाता है कि ये कृषि एग्रीकल्चर करना लोग चालू कर देते हैं। मार्च के लास्ट कह लीजिए या अप्रैल के शुरू से कह लीजिए, और अब ये लगभग तैयार है, यहाँ से सप्लाई भी चालू हो चुकी है, जैसा इन लोगों ने मुझे बताया यहाँ पर फार्मर्स ने। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर बड़ी छोटी तोरियां यहाँ पर लगी हुई हैं, जो बड़ी बड़ी हैं वहाँ पर वो निकाल भी ली है उन्होंने, क्योंकि भैया अब जो है उनको सोल्ड भी करना होता है। ये हैं जो लोग एग्रीकल्चर में यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये टिलर्स ऑफ द सॉइल्स, यानी कि एक्चुअल फार्मर्स है जो मेहनत करते हैं दोस्तों। ऑनर्स ऑफ द सॉइल तो अपने घरों में आराम कर रहे होंगे दोस्तों। और ये है आपकी सॉइल, यानी कि ये आपकी मिट्टी हो गई दोस्तों, देश की मिट्टी है। और ये है आपका क्रॉप्स, ये सारे क्रॉप्स हैं आपको। और क्रॉप प्रोडक्शन आपको मैंने दिखाया था दोस्तों, ये क्रॉप प्रोडक्शन होगा। क्रॉप प्रोडक्शन है, जाहिर सी बात है। अब देखो दोस्तों, इतनी अच्छी खेती होने का मतलब है फर्टिलिटी यहाँ की अच्छी होगी, यानी कि उत्पादन क्षमता जो है यहाँ पर सही उर्वरकों का प्रयोग करके, या फिर जैसे भी इनकी खेतों की जो उर्वरक क्षमता है, फर्टिलिटी पावर है, वो ज़्यादा ही होगी दोस्तों। इसके अलावा इनमें इरीगेशन जो है, जाहिर सी बात है, जब स्टार्टिंग में ही यहाँ पर इरीगेशन यानी सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर जो है नलकूप या फिर ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे आजकल जो है थोड़ा डेवलपमेंट होता है।